जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की चुनौती लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोग, कई बलिदानी जत्थे कश्मीर जाया करते थे और भारतीय ध्वज फहरा कर आते थे। आखिर कश्मीर में यह दृश्य कैसे बदल गया? आज 5 अगस्त है और ये वो तारीख है, इतिहास में दर्ज वो तिथि है जिस दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को और 35A को विलोपित किया गया था। यह अनुच्छेद कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसके समाप्त होने के बाद कश्मीर भारत की मुख्य धारा का हिस्सा है। इसलिए देश में जब बड़ी शान से तिरंगा लहराया जाएगा तो वह तिरंगा कश्मीर में भी उसी गर्व और गौरव के साथ लहराएगा। कश्मीर में यह परिवर्तन कैसे आया? यह परिवर्तन कितना टिकाऊ है? इसके क्या मायने हैं? इस पर चर्चा करने के लिए मैं शिव कुमार विवेक और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश गौड़ जी हैं। नमस्कार गौड़ साहब, अगर हम इस पर विचार करें कि ये फिजा बदली बदली सी कैसे नज़र आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? कैसे हम इस मुकाम तक पहुँचे? ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी गए थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने अभी थोड़े बताया था, अपने संदर्भों में ये मेंशन भी किया हुआ है कि तभी उनके मन में एक ऐसा विचार आया था कि यहाँ पर तिरंगा फहराने की बिल्कुल व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए ताकि हर भारतीय यहाँ पर आके ससम्मान तिरंगा लहरा सके। और उस परिकल्पना पर काम करके सत्ता में आने के बाद उसमें काम करके संविधान के अनुच्छेद 370 को विलोपित किया गया, जिसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, अभी मैं आज ही की खबर ये है कि जो वहाँ पर हुर्रियत का राष्ट्रीय सचिवालय है, उस राष्ट्रीय सचिवालय पर कश्मीरी पंडितों ने आज तिरंगा गेट पर चिपकाया। ये अपने आप में बड़ी बात है। जिन कश्मीरी पंडित 90,000 कश्मीरी पंडितों को 1990 के आसपास में वहाँ से खदेड़ा गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया गया था वो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो दर्द आज भी हर भारतीय महसूस करता है। और इन परिस्थितियों में हुर्रियत के कार्यालय पर झंडा, भारतीय तिरंगा लहराना, लगाना, ये अपने आप में साबित करता है कि ये कितना बड़ा परिवर्तन है और ये कैसे शनै शनै आया है। अभी ये मार्ग बहुत लंबा है, इसमें काफ़ी कुछ और किया जाना है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन का इससे बड़ा संकेतक क्या हो सकता है कि जिस हुर्रियत के नाम से देश में सनसनी फैल जाती थी, जो हुर्रियत आतंकवाद का पर्याय बन गया था, उस हुर्रियत के कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया है। जो तिरंगा झंडा फहराने से रोकते थे, उनके कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और एक बड़ी बात यह है, अगर हम सुदेश जी बात करें नए लोगों से, नई पीढ़ी से और वर्तमान परिदृश्य में लोगों से पूछें तो कई लोग हुर्रियत का नाम ही भूल चुके होंगे। जो नाम, ऐसा दिन नहीं जाता था जब किसी उपद्रवी घटना में, आतंकवाद की किसी वारदात में हुर्रियत का नाम नहीं आता था। उस हुर्रियत का पिछले 3 साल से कोई नामो निशान नहीं है। हमें याद आता है कि कश्मीर में 2 झंडे लहराया करते थे। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां राज्य का झंडा भी हुआ करता था। और कश्मीर का एक अलग झंडा होता था, कश्मीर का प्रधानमंत्री होता था, कश्मीर की अपनी सारी व्यवस्थाएं अलग थी। ये जो सब चीज़ें हैं, मतलब वो देश में होते हुए देश से बाहर था। ये सबसे बड़ी विडंबना इस देश के साथ हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक ऐसी गलती करी थी जिसका खामियाजा ये देश
अब तक भुगत रहा था, जिसे माननीय मोदी जी ने सुधारा है। और मुझे लगता है कि ये जो कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 370 जो आज ही के दिन 3 साल पहले 2019 में समाप्त की गई थी, उसके बाद एक विकास की धारा बहना शुरू हुई, विकास का एक वहाँ सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। देखिए, इस धारा के समाप्त होने के बाद जो वातावरण बना है, उसके 2 सकारात्मक परिणाम हैं। एक तो आतंकवाद पर लगाम लगी है, आतंकवाद कम हुआ है, हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। सुदेश जी, हम याद करते हैं कि अक्सर टेलीविज़न पर कुछ साल पहले, 3 साल के पहले के दौर में अक्सर टेलीविज़न पर हम ये दृश्य देखते थे कि कश्मीर में पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही। पत्थर तो एक ऐसा औजार था जो उन्हीं ने शायद ईजाद किया था बाबा आदम के ज़माने के बाद, और छोटी छोटी घटनाओं पर वहाँ हमारे सैन्य बलों के ऊपर, निर्दोष नागरिकों के ऊपर पथराव हुआ करता था। पिछले 3 साल में हमने पथराव की कोई घटना नहीं सुनी है। नहीं, जो हाथ उस समय पथराव किया करते थे, अब वो हाथ तिरंगा लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उनको भी एक्चुअली बरगलाया गया था, उनको छोटे छोटे लालच देकर पथराव के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और जब उनको समझ में आया, जब उनको बताया गया कि इससे उनका भविष्य कैसा खराब हो रहा है, क्योंकि जो नेता उनको भड़काते थे, उनके बेटे विदेशी विश्वविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई कर रहे होते थे, डिग्री के लिए काम कर रहे होते थे, और वो लोग यहाँ पर इस कश्मीर के बाशिंदों को, जो कि भावी नागरिक, श्रेष्ठ भावी नागरिक हो सकते थे, उनके हाथ में पत्थर देकर और कुछ छोटा मोटा लालच देकर उनसे पथराव के लिए उकसाया करते थे। जब उनको ये बात समझ में आई, और ये इसीलिए समझ में आई क्योंकि ऐसा माहौल बना जब वहाँ पर विकास की बयार बढ़ी, हिंदुत्व के बारे में लोगों चर्चा कर सकते हैं। अब वहाँ पर पहले तिरंगा ले जाना और सर पे चोटी रखे हुए अगर व्यक्ति खुलेआम वहाँ निकलता था, वो भी उसके जीवन का संकट का कारण हो सकता था। लेकिन आज स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। कुछ दिन पहले ही भोपाल में ISIS मॉड्यूल के 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे, और उनके और पूछताछ की जा रही है, उनसे क्या सूत्र मिलते हैं वो सब आगे की बात है। लेकिन वो अब उसको डिसेंट्रलाइज हो गया है। ये एक बड़ी चुनौती है। जो पहले एक सीमित एरिया में था, उसको डिसेंट्रलाइज करके उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स देश के दूसरे हिस्सों में बनाना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से आतंकवाद की जो चुनौती है वो हमारे आसपास बहुत गंभीर हो रही है। जिस तरह से गठजोड़ शक्तियों का भारत के खिलाफ हो रहा है, इस्लामिक शक्तियां कहें या चीन पाकिस्तान का गठजोड़ कहें, तो उसके प्रति भारत सरकार को विशेष रूप से सतर्क होना पड़ेगा, ताकि जो शांति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको कहीं पलीता न लगे। दूसरे एक बड़ी चुनौती जो जम्मू कश्मीर में आगे आने वाली है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चुनौती है। वहाँ जैसी कि चर्चा है कि, और समय भी हो रहा है कि वहाँ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं और एक चुनी हुई सरकार वहाँ सत्ता संभाले। तो इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने पंचायतों के चुनाव करा के वहाँ सरपंचों को, निर्वाचित सरपंचों को खड़ा करना शुरू किया था और उनका सशक्तिकरण किया था। लेकिन सीमा पार से आने वाले आतंकियों ने उनको टारगेट किया और इस प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश की है। तो कितने जल्दी और कैसे हम लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करके वहाँ चुनाव करा पाते हैं, आने वाले समय में आतंकवाद के साथ सरकार के सामने एक दूसरा टास्क है, दूसरी समस्या है, दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती, जो विकास की परियोजनाएं वहाँ शुरू की गई हैं, हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि दुबई की फर्म को जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस तरह से बहुत से समाचार पिछले दिनों सूचनाएं आती रही हैं। तो एक चुनौती ये है कि जल्दी से जल्दी विकास की प्रक्रिया के परिणाम, विकास की प्रक्रिया के साक्षात उसके साक्ष्य लोग अपनी आंखों से देखना शुरू करें। रोजगार का मसला है तो वहाँ प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हुई है और लोगों को, वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, वहाँ के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, वहाँ के युवाओं को रोजगार देने की व्यापक पहल हुई है। इनके नतीजे जल्दी ही सामने आए तो जो राजनीतिक तत्व, जो देश विरोधी तत्व,
और जो असामाजिक तत्व इन स्थितियों का लाभ उठाते थे, उन्हें इसका फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिले। बहरहाल एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इसमें एक और अंतिम पॉइंट ही जोड़ना चाहूँगा कि कश्मीर में जो G20 देशों की बैठक मोदी जी ने बुलवाई है, वो इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये स्थापित हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर अब पहले जैसा 370 के पहले हुआ करता था, और आज का जम्मू कश्मीर क्या है, कैसा है, ये केवल भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के शीर्षस्थ नेता भी जान सकेंगे, और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन सिद्ध होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी सूचना है और ये देश के बारे में बहुत अच्छा संदेश देगी। दुनिया के लोग खुद आके अपनी आंखों से जम्मू कश्मीर के बदले हुए नज़ारे को देखेंगे। बहरहाल 15 अगस्त पास आ रहा है और 13 तारीख से घर घर तिरंगा का अभियान शुरू होने जा रहा है, और हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग भी हमारे साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रभक्ति की इस धारा में बहेंगे। धन्यवाद। और साथ में आप लोग भी अपने घर पे तिरंगा फहराइए। धन्यवाद।